से रिलेटेड और कुछ बातों को अब आगे हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि पीछे हमने देखा था क्या कि सेल में सबसे छोटा सेल, बड़ा सेल, ये सब तो देख ही चुके थे। अब सेल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो इसमें जितने भी हैं द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सबका सब आएंगे, प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ अंतर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक, जैसे मैं एक यहाँ एनिमल सेल का फिगर बनाया हुआ हूं। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, कोशिका प्लांट का कोशिका अलग होता है और जंतु का कोशिका अलग होगा। तो यहां मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ जंतु कोशिका, जिसे मैं दिखा रहा हूं। ये वाली जो रचना है ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं इसको। ये पूरा का पूरा जितना भी मैं सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट सबको एक एक हेडिंग देकर के काफी विस्तृत में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। ये ER आपको दो तरीके का नजर आ रहा होगा। कुछ पे ये जो कुछ कण नजर आ रहे हैं और कुछ पे कण नहीं आ रहे हैं। तो जिस पे कण आ रहा है नजर, ये राइबोसोम के कण हैं। ये राइबोसोम क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं। तो ये जो राइबोसोम के कण हैं उसके वजह से ये रफ होता है, यानी कोई भी जो चीजें हैं उस पर अगर कुछ होगा तो वो रफ हो जाता है। तो इस वजह से ये जो रफ है इसका नाम ही है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है जिस पे नहीं है ये राइबोसोम के कण, वो स्मूथ होगा, चिकना, तो उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको भी काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसे रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये वाली रचना है गोल्गी बॉडी, या इसका बहुत सारा नाम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में इसी गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको भी वहां पे काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आपको माइक्रोविलाई या और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है जो सेल का लेयर उसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एक अलग पढ़ेंगे। फिर है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो एक अर्ध विकसित रचनाएं हैं न्यूक्लियस की तरह ही, इसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। फिर ये वाली जो रचना ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में इसका मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी का निर्माण करना। ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। फिर है क्रोमोजोम। ये न्यूक्लियस के अंदर की जो ये रचना है क्रोमोजोम, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है फ्लूइड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर बाहर है ये बहुत सारा जो इस पूरा सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरे हुए हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसमें फैट होंगे, ऑयल होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर ये लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, बहुत सारे सेल में एक रचना होती है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, वो लाइसोसोम है, जिसे काफी डिटेल्स में चैप्टर में देखेंगे। फिर है सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन के वक्त ये भाग लेता है। फिर है राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो न्यूक्लियर का जो इन्वेलप, इसी को न्यूक्लियर इन्वेलप कर रहे हैं केंद्रक का। तो ये जितने भी आपने ऑर्गेनेल देखा, ये सारा सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग को अलग से विस्तृत रूप में एक एक ऑर्गेनेल को लेकर के देखेंगे।
तो यहां पे मैं आपको अब कुछ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता दे रहा हूं। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है, मैं यहां पे एक ट्रिक दे देता हूं, यू का मतलब होता है तुम, और तुम आप जिसे देख सकते हो वो लगभग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि फंगी भी आपको यूकैरियोटिक में आएगा, फंगस लगने के बाद वो दिख जाता है। तो ये एक ट्रिक लेकर के देख रहे हैं, लेकिन 5 किंगडम में इस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को काफी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक दो बातें और देख लेते हैं डिफरेंस में। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनाइज्ड जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे डबल लेयर वाले माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे इसमें पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। जबकि उसमें न्यूक्लियस के बदले वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होंगे, बल्कि एक न्यूक्लियोलस उसमें होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेल में जो सबसे मेन है वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। यही केंद्रक कंट्रोल और डायरेक्शन देता है, यानी पूरे पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर और डायरेक्टर भी कहते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। तो वो इसमें यूकैरियोटिक सेल में होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। तो इसको काफी डिटेल्स में हम लोग 5 किंगडम शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइसोसोम। हम लोग पहले इससे काफी सारा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग पहले लाइसोसोम को देख लेते हैं। हम लोग लाइसोसोम को पढ़ेंगे, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल, एक कोशिकांग है। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है लाइसोसोम, इनके बारे में देखेंगे। तो ये जो लाइसोसोम है इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इन सभी को पचाने की क्षमता रखते हैं। अगर ये सारा लाइसोसोम एक साथ सेल में फट जाए तो पूरा का पूरा सेल को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सेल में, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये मेम्ब्रेन युक्त होता है, यह एक मेम्ब्रेन युक्त वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें टोटल एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, टोटल पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि यह मेम्ब्रेन युक्त वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है यह एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है। जो लाइसोसोम है इसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, कि एसिडिक मीडियम का मतलब हुआ यानी इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से नीचे होगा, और जब 7 से नीचे पीएच आएगा तो वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो एसिडिक मीडियम इसका होना आवश्यक है एक्टिव होने के लिए। और लाइसोसोम खास करके पीएच मान जब 5 होता है, यानी पीएच 5 पर, यानी हाईली एसिडिक होता है, तब यह एक्टिव होता है। तो ये लाइसोसोम पीएच 5 पे यानी हाईली एसिडिक मीडियम में यह एक्टिव होता है, ऐसे जब पीएच मान 5 हो। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड को पचा सकता है, इसमें यह क्षमता होती है। उसके बाद है यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो है ये वाली पॉइंट कि यह मेमेलियन आरबीसी, स्तनधारी के आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा रहा हूं कि यह मेमेलियन आरबीसी यानी कि जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, तो उस स्तनधारी जीव जो भी हैं मैमल्स, उसके आरबीसी, यानी आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो
तो ये जो हमारी ब्लड है, ब्लड में WBC RBC प्लेटलेट्स होते हैं, उसी में से ये जो RBC है, स्तनधारी जीव के RBC में ये लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अर्थात लाइसोसोम मैमल्स के RBC को छोड़कर अन्य सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी जंतु कोशिका हैं सभी में यह पाए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, तो यह प्लांट सेल में ना के बराबर होते हैं। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम कौन करेगा? तो हम यहां पे फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम सेंट्रल वैक्यूल करता है, जो कि आगे नेक्स्ट पॉइंट में होगा। प्लांट सेल में लाइसोसोम का कार्य सेंट्रल वैक्यूल करता है। तो उसमें जो वैक्यूल होती है वो वैक्यूल इसका लाइसोसोम का कार्य करता है। आगे देखते हैं फिर कि ये तो प्लांट सेल में नहीं होता है, इसका मतलब क्या सभी प्लांट सेल में नहीं होंगे, लेकिन फंगी, ये जो फंजाई है उसमें इसकी मात्रा काफी होता है, यानी लाइसोसोम की मात्रा फंगी में काफी ज्यादा होता है। फिर है लाइसोसोम में टोटल 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जिसे एसिड हाइड्रोलाइजेज कहेंगे, एसिड हाइड्रोलाइजेज। और ये जो 50 प्रकार के एंजाइम इसमें होते हैं, तो क्या अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं, कौन सी कोशिकांग में पाए जाते हैं, कौन सी सेल ऑर्गेनेल में सबसे अधिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो क्या ये लाइसोसोम होगा? क्या नहीं, लाइसोसोम नहीं होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि इसमें 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ना कि सबसे अधिक। सबसे अधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि लाइसोसोम में 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में जो मुख्य बातें हैं, ये मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, वैस्कुलर स्ट्रक्चर। इसमें टोटल 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहेंगे। इसमें अगर किसी कारणवश सारा लाइसोसोम एक साथ सेल में फट जाए तो सेल को ही नष्ट कर देगा, इसलिए इसे सुसाइड भी यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और इसका जो काम है वो ये है कि सेल में जो खास करके बोन सेल में जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो बेकार चीज होते हैं, उसको ये नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का कार्य हो गया फंक्शंस। लाइसोसोम को बोन ईटिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि हड्डी के बेकार भाग को नष्ट कर देता है, यह उसका मुख्य कार्य हुआ। और ये लाइसोसोम यहीं पे खत्म हुआ। अब हम लोग राइबोसोम की बात कर रहे हैं, यानी राइबोसोम देख रहे हैं। तो राइबोसोम क्या होता है? जैसे कि आपको पहले बताए थे कि सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल का जो बहुत सारे कोशिकांग हैं, उसका अलग अलग कार्य होता है। उन्हीं में से एक राइबोसोम है, जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। यानी ये जो है राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में भाग लेगा, और जिसकी मदद से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए तो इंजन की तो आवश्यकता होती है, तो इसे याद रखने के लिए मैं इस तरीके से कह रहा हूं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के साथ साथ सेल का इंजन भी कहते हैं। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है राइबोसोम यानी इंजन ऑफ सेल, यानी ये हो गया आपको इंजन ऑफ सेल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की जो संरचना होती है वो ग्रेनुलर यानी दानेदार होती है।
राइबोसोम, जैसा कि मैं उस दिन फिगर में दिखा रहा था कि राइबोसोम जो आप देखेंगे एक दाने की आकृति का था वहां पे, तो ये दानेदार यानी ग्रेनुलर होती है। इसकी खोज, ये जो राइबोसोम है इसको सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट ने देखा था, यानी जॉर्ज पैलेट ने इसका अध्ययन सबसे पहले किया, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। इसका खोज 1953 में हुआ था। इसका राइबोसोम का खोज जॉर्ज पैलेट ने 1953 में किया था, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। फिर है कि यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि यह जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह किसी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, जैसे कि बाकी आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो जो है मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन युक्त नहीं होते, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, यानी ये मेम्ब्रेन लेस होता है। यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, और यह सबसे छोटा ये कोशिकांग है, ये सबसे छोटा कोशिकांग है यानी ऑर्गेनेल है। तो आगे है आपको, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भी बिल्कुल लाइसोसोम की तरह ही कि मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर, यानी ये मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी लिविंग सेल्स में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल समझाया था, मैं इसको एक बार फिर से काफी डिटेल्स में दोनों का डिफरेंस कर दूंगा लास्ट में। यहां पे देखिए कि ये जो मैमेलियन आरबीसी है ये सभी में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी ये राइबोसोम पाए जाते, नहीं दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन मैमल्स के आरबीसी को छोड़कर, यानी जो स्तनधारी जीव है उसके आरबीसी को, यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसको छोड़कर फिर है आगे राइबोसोम। ये तो अभी भी मैंने बताया छोटी कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल ये होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, चूंकि ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। अब है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो ये जो टाइप्स ऑफ राइबोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपको यूकैरियोटिक सेल में, जो कि यूकैरियोटिक सेल में आपको एटीएस, इसका जो नाम है वो है एटीएस। यहां एस का मतलब ये यूनिट है, इसे आप सेडिमेंटेशन रेट कह सकते हैं। ये इनडायरेक्टली रूप से मेजर करता है डेंसिटी और साइज को, तो या इसको स्वैडबर्ग यूनिट कहते हैं। एस का मतलब तो एटीएस, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो भी उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे वो एटीएस होते हैं। जबकि ये आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दूसरा जो है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये 70S, फिर वही एस का मतलब आपको 70 का मतलब 70 और एस का मतलब स्वैडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट। तो यह प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, यह प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो गया। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, और प्लास्टिड यानी लवक के पास भी। तो मैं जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और जब प्लास्टिड पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो लवक में, इसमें खुद का इसका अपना राइबोसोम भी होता है। तो ये 70S होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये S का मतलब स्वैडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट।
तो प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो प्रत्येक राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा, एक तो लार्ज होंगे और दूसरा स्मॉल, यानी 2 सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। अब देखिए आगे कि एक ITS, S का मतलब आपको क्लियर है, तो ITS बराबर होता है 60S प्लस 40S, यानी कि 60 प्लस 40, यहाँ पे 60S प्लस 40S बराबर 80S होगा, ठीक है। और यह 70S बराबर 50S प्लस 30S। यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि ये ITS इक्वल टू 60S प्लस 40S कैसे होता है। तो यहां पे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये 60S प्लस 40S कैसे होता है। ये जो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। मान के चलिए 60S है और ये आपको 40S है, तो ये वाला भाग जो क्लैप्स कर रहा है ये भाग इसमें माइनस हो जाते हैं, यानी कि ये 60 अगर हो गया 60S और ये अगर 40S है तो ये वाला भाग क्लैप्स करके ये आपको हो जाएगा 80S। ये 100S नहीं होकर के 80S होता है। बिल्कुल वही बातें फिर यहां भी 70S में भी होगी। फिर है आपको कि राइबोसोम सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है। ये जो 2 सब यूनिट जो जुड़ रहा है, ये 2 सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम आयन का होना आवश्यक है। फिर आपको प्रकाश संश्लेषण के समय जो 70S राइबोसोम है ये mRNA से स्मॉलर सब यूनिट की मदद से जुड़ जाता है। अब बहुत सारे जो ये जुड़ेंगे उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं, तो ये आपका पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पूछे जाते हैं, जैसे इसे इंजन कहते हैं, कोशिका का इंजन। उसके बाद इसको सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर इसका खोज जॉर्ज पैलेट किया था, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ITS और 70S, यानी यूकैरियोटिक में आपको ITS माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको हो गया 70S, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहां तक था राइबोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, जिसे सेल में कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, यानी शक्ति गृह, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल।